नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे हमने देखा था कि उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण होता है, इसी प्रकार से समास के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समास की परिभाषा, समास के पद, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है और इसके प्रकार, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं समास की परिभाषा। जब हम दो या दो से अधिक पदों से जो नया शब्द बनाते हैं तो ये जो क्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक पदों से नया शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे पाठशाला, तो पाठ और शाला, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद कहलाता है पूर्व पद और दूसरा पद कहलाता है उत्तर पद। तो ये दो पदों से मिलकर बनता है। समस्त पद, जब हम शब्द को लेते हैं तो ये मतलब दो पद को मिलाकर शब्द बना दिया तो ये समस्त पद कहलाता है। जैसे पाठशाला, ये समस्त पद है। विग्रह क्या है? पाठ के लिए शाला, जब हमने इसे अलग अलग कर दिया तो ये विग्रह हो गया। और समास के प्रकार क्या होते हैं? तो समास के जो प्रकार हैं वो हम देखेंगे। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुब्रीहि समास। अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास है जो पहला पद जो रहता है वो अव्यय रहता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक में परिवर्तन से किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और ये अव्यय होता है। जैसे हमने लिया है यथोचित, यथा प्लस उचित, यथोचित, तो इसमें जो पहला पद क्या है वो अव्यय है और पहला पद प्रधान होता है। फिर हमने कहा था कि अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे मैं आपको लिंग का बताती हूँ, मैंने लिंग परिवर्तित किया यथोचित शब्द के साथ में। राम का यथोचित सम्मान करना चाहिए, यथोचित में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सीता का यथोचित सम्मान करना चाहिए, तो यथोचित शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये मैंने आपको लिंग परिवर्तन से बताया है। तो जो अव्यय शब्द होते हैं इनमें लिंग, वचन और कारक का कोई भी जो प्रभाव रहता है वो नहीं पड़ता, ये शब्द वैसे ही रहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं। जो अपना अव्ययी भाव समास, इसके अन्य उदाहरण हम देखें तो अनजाने, विग्रह क्या हुआ? बिना जाने। घर घर यानी प्रत्येक घर, ये इसका विग्रह है। तो एक है विग्रह और एक है समस्त पद। पहले मैं आपको समस्त पद बोलूंगी और फिर मैं आपको इसका विग्रह बोलूंगी। ऐसे कई उदाहरण बोलूंगी ताकि आप इसे आत्मसात कर सकें। आज जन्म, जन्म से लेकर दिनों दिन, दिनवा दिन, निडर, डर के रहित, डर रहित, आमरण, मरने तक, निसंदेह, संदेह रहित, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। तो ये विग्रह और समस्त पद इस तरह से रहते हैं। समास में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है समस्त पद बनाना और दूसरा होता है समस्त पद का विग्रह करना। जैसे लिखा है संदेह रहित, ये विग्रह आपको दिया और बोला है समस्त पद बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे? समस्त पद निसंदेह। और यदि निसंदेह दिया है समस्त पद और आपसे कहा विग्रह कीजिए, तो आप क्या लिखेंगी? संदेह रहित। अब हम दूसरा समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। 2 पद होते हैं, उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद का प्रथम पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। उदाहरण देखते हैं, रसोई के लिए घर, ये क्या है? विग्रह है और इसका समस्त पद बना रसोई घर। फूलों की बारी, ये क्या है? विग्रह है और समस्त पद बना फुलवारी। जो तत्पुरुष समास होता है ये कारक विभक्तियों के अनुसार इसके प्रकार होते हैं। कारक विभक्तियां 8 प्रकार की होती हैं, परंतु तत्पुरुष समास में हम जो पहला कारक है कर्ता कारक और आखिरी का कारक है संबोधन कारक, इसको छोड़कर जितनी भी कारक होते हैं इनके अनुसार हम जो तत्पुरुष समास इसके प्रकार बनाते हैं। तो जैसे हमने लिखा तत्पुरुष समास के प्रकार लिखे हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। मैंने आपको बताया कि इसमें कारक विभक्तियों का लोप होता है, यानी जो पद हम बनाते हैं उसमें कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? को। ये आपने कारक पढ़ते समय पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, के, की,
अब अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अहे, अहो, अरे, ये आपने संस्कृत और हिंदी दोनों में पढ़े, ये विभक्तियां थी। तो इसी प्रकार से ये तत्पुरुष समास बना। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखें, मरणासन्न समस्त पद है, तो इसकी जो विग्रह किया वो क्या हुआ, मरण को पहुंचा हुआ। तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप हुआ। करण तत्पुरुष में हम देखते हैं से विभक्ति का लोप होता है। से इसमें है कहां से, क्योंकि आप नीचे देखेंगे अपादान में भी से है, तो से दो जगह प्रयोग हो रहा है, तो कहां हम इसको किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अभी हम करण तत्पुरुष देखते हैं, से मतलब कहां से, तो इसमें से विभक्ति का लोप हुआ। उदाहरण में बताती हूं आपको, हस्त लिखित यानी हाथ से लिखित, आया आपको समझ में, से विभक्ति का लोप हुआ। तो ये क्या है, करण तत्पुरुष। अगला देखते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण बताती हूं आपको मैं, देशभक्ति विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, के लिए शब्द आया यहाँ पर, तो ये कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष। अब हम देखेंगे आगे अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से विभक्ति का लोप है। से मतलब कहां से, इसमें ये जो अपादान है इसमें से का मतलब क्या है, किस से, और इसमें कर्ण में क्या था, कहां से। ठीक, तो अपादान का उदाहरण बताती हूँ, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी किस से, तो ऋण से, तो ये अपादान तत्पुरुष है। अब आगे हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। का, के, की संबंध, दो शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं। तो प्रेम सागर, विग्रह क्या करेंगे हम इसका, प्रेम का सागर। गंगा तट, गंगा का तट। प्रजापति, प्रजा का पति, ये किसके उदाहरण हुए, संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हुए। अब हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में मैं और पर विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण, आप बीती, आप पर बीती। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। इस तरह से मैं और पर इसमें जो रहते हैं वो, जैसे मैं का बताती हूँ आपको, दानवीर, दान में वीर, तो मैं और पर विभक्ति का लोप होता है, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ये हमने अभी देखिए तत्पुरुष समास के प्रकार। अब हम देखेंगे समास का अगला प्रकार, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और मुख्यतः जो योजक चिन्ह लगे हुए शब्द होते हैं वो सभी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। जैसे आशा निराशा, आशा और निराशा, इसमें जब विग्रह होता है तो और, एवं, तथा, इस तरह से इसका विग्रह होता है। माता पिता, माता और पिता, मतलब दोनों पद प्रधान है, तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब हम अगला देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी जो पहला पद होता है वो संख्या की ओर इंगित करता है। जैसे चतुर्भुज, इसका विग्रह क्या करेंगे, चार भुजाओं का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियां। चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा। इस तरह से जो पहला पद है वो क्या है, संख्यावाची विशेषण होता है, तो यहाँ पर द्विगु समास होता है। आगे अब हम देखते हैं अगला समास कौन सा अपना द्विगु के बाद, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दो प्रकार का होता है। एक होता है विशेषण और विशेष्य से बनता है, और दूसरा उपमेय और उपमान से बनता है। तो विशेषण और विशेष्य से, जैसे नील कमल, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला है जो कमल है ना, तो ये विग्रह हुआ नील कमल। पहला पद जो है वो विशेषण है और दूसरा पद क्या है, विशेष है। विशेषण जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। अन्य उदाहरण, नील गाय, नील गगन, नीलांबर, श्वेतांबर, मुख्य अध्यापक, ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है और इसमें विशेषण और विशेष से संबंधित है। ये दूसरा हमने आपको बताया उपमेय और उपमान से संबंधित। उपमेय और उपमान क्या है, उपमेय क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। तो इसमें देखा चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, पहला शब्द क्या है, उपमेय है, और दूसरा उपमान, मुख की तुलना की जा रही, किससे की जा रही, चंद्रमा से की जा रही है, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान वाला कर्मधारय समास है। चरण कमल, कमल जैसे चरण, पैर कैसे हैं, कमल के जैसे हैं। विद्या धन, विद्या रूपी धन, तो ये कौन से हो गए, उपमेय और उपमान वाला कर्मधारय समास हो गया। अब जो आखिरी वाला समास है ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में क्या है, जिस समास में कोई भी खंड प्रधान ना हो और समस्त पद किसी तीसरे की ओर इंगित करते हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। यानी इसके दोनों पद प्रधान नहीं है
और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। जैसे गिरधर शब्द है, उदाहरण इसका गिरधर, विग्रह हमने किया गिरि को धारण करने वाले, तो गिरि को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। तो तीसरे पद की ओर इशारा किया, इसलिए यहाँ पर क्या है? बहुब्रीहि समास है। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब मुख, तो किसके हैं 10 मुख? रावण के, तो यहाँ पर क्या हो गया? बहुब्रीहि समास है। विषधर, विष को धारण करने वाले कौन? शिव जी, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अब हम संक्षेप में देख लेते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। दोनों में ही समस्त मतलब दोनों में उसका संधि विच्छेद भी किया जाता है, समास विग्रह किया जाता है, शब्दों का अंतर होता है। और हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो संधि क्या है? वर्णों का मेल है, संधि वर्णों का मेल है, और समास क्या है? शब्दों का मेल है। ठीक, ध्यान आया आपको? संधि वर्णों का मेल और समास शब्दों का मेल है। जैसे संधि हमने किया विद्यार्थी का विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, और विद्यालय विद्या के लिए आलय, ये समास है, और जो पहला विद्यार्थी था वो संधि है। संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है, तो ये संधि और समास में अंतर हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो कुछ सामासिक शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय तथा बहुब्रीहि दोनों में पाए जाते हैं। इनके अंतर को समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होता है। जिस तरह का आप विग्रह करेंगे समास भी उसी प्रकार का होता है। जैसे हम कर्मधारय समास में एक पद विशेषण अथवा उपमान और दूसरा पद विशेष्य या फिर उपमेय होता है। जैसे कमल नयन में जो कमल शब्द है वो उपमान है और नयन शब्द जो है वो उपमेय है। कमल नयन, कमल जैसे नयन, तो ये कौन सा समास हो गया अपना? कर्मधारय समास हो गया। तथा पीतांबर में पीत विशेषण और अंबर विशेष्य, पीला है जो अंबर, इसको हमने किया तो कौन सा समास हो गया? ये कर्मधारय। और यदि हमने पीतांबर शब्द में किया पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि, यानी दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तो मुख्य इसमें क्या ध्यान रहता है? विग्रह करना। आप जैसा विग्रह करेंगे समास भी आपको उसी नाम का लिखना पड़ेगा। तो मुख्य इसमें रहता विग्रह। जैसे पीतांबर में हमने बताया पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। तो इस तरह से इसका अंतर हम पहचानते हैं। इसी तरह से द्विगु और बहुब्रीहि में भी अंतर होता है। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य। लेकिन बहुब्रीहि समास में सारा पद ही क्या होता है? विशेषण का काम करता है। विग्रह करने पर इसमें भी अंतर का पता चलता है। जैसे त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह है ना, 3 नदियों का समूह त्रिवेणी, तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। अब यदि हमने लिखा 3 नदियों का संगम स्थल, त्रिवेणी क्या है? 3 नदियों का संगम स्थल, ऐसा हमने विग्रह किया अर्थात प्रयागराज, तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि। दूसरा त्रिफला, 3 फलों का समूह, तो द्विगु समास हो गया। और 3 फलों वाली औषधि, तो ये 3 फलों वाली औषधि हमने त्रिफला किया, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। तो इस तरह से जो छोटे छोटे से अंतर रहते हैं ये समझने से हम समास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।